तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार जो है, ठीक है, क्या है मानव अधिकार। ठीक है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मानव अधिकार की परिभाषा देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है, परिभाषा देखेंगे। फिर जो 9/11 हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो मानव अधिकार था, ठीक है, उसमें क्या परिवर्तन आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम देखने वाले हैं से प्रकृति क्या है मानव अधिकार की। ठीक है, मानव अधिकार की प्रकृति में हम क्या देखेंगे से जो मानव अधिकार की प्रकृति है वो सापेक्षता पे आधारित है, ठीक है, या ये सार्वभौमिक है। ठीक है, क्या है, सार्वभौमिक। ठीक है, ये देखेंगे। साथ ही में हम क्या देखेंगे, जो मानव अधिकार है, ठीक है, वो सकारात्मक है या, ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, मानव अधिकार की प्रकृति में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे सिर्फ वैश्विक स्तर, साथ ही हम देखेंगे सिर्फ वैश्विक स्तर पे, ठीक है, एवं भारत के स्तर पे, ठीक है, मानव अधिकार के लिए क्या मतलब कदम उठाए गए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार के बारे में मदर टेरेसा जो है वो कहती है सिर्फ मानव अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि मानवता के आधार पे इसे प्राप्त करने का हर एक इंसान को अधिकार है। ठीक है, हाँ देखो, मानव अधिकार मानवता के वे सार्वभौमिक अधिकार है जो मानव मात्र को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक अधिकार है मानव अधिकार और मानव होने के नाते हर एक इंसान को प्राप्त है। ठीक है, मानव अधिकार मूलतः नैतिक अधिकार है। ठीक है, और फिर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जारी किया गया। यानी कि जो मानव अधिकार से संबंधित जो घोषणा पत्र था वो यूएनए के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा पत्र के रूप में जारी किया गया, जिसमें मानव मात्र को निश्चित अधिकार सौंपे गए। मानव अधिकार का यह जो आधार है जॉन लॉक के विचारों से मतलब जॉन लॉक के विचारों से मिलता है। ठीक है, यानी कि क्या बता रहे हैं, जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूएनए के द्वारा लाया गया वो विचार जो है था वो एक प्राकृतिक अधिकार पे आधारित है। ठीक है, फिर है प्राकृतिक अधिकार के रूप में विद्यमानता। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पाई थी कि ये अधिकार नैतिक अधिकार है, क्योंकि महासभा की घोषणा बाध्यकारी रूप से राज्य पे लागू नहीं है। यानी कि जो यूएनओ है उनके द्वारा जो मानव अधिकार के लिए सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया वो एक नैतिक आधार पर आधारित है, क्योंकि इस पे ये जो अधिकार है किसी भी राज्य पे बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, वैश्विक राजनीति में मानव अधिकार के महत्व में निर्बाध रूप से वृद्धि हो रही है और मानव अधिकार के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी प्रयत्न किए जा रहे हैं। यानी कि विश्व राजनीति में क्या देखा जा रहा है, ऐसे मानव अधिकार का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। उसको लेकर वैश्विक स्तर पे कई कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्व युद्ध, शीत युद्धोत्तर विश्व में पहली बार मानव अधिकार के महत्व में निर्णायक वृद्धि हुई। यानी कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ से जो मानव अधिकार का जो मुद्दा था उसमें मतलब एक उछाल देखा गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा, शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष, इसके साथ साथ मानव अधिकार को भी केंद्रीय महत्व दिया गया। यानी कि जहाँ पे पहले सुरक्षा, शक्ति संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था, उसके साथ साथ अन्य जो चीज़ें थी उसको भी महत्व दिया गया, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो था वो था मानव अधिकार का। ठीक है, यद्यपि यह सत्य है कि मानव अधिकार की रक्षा अभी भी मूलतः आदर्शवादी विचार है। यानी कि मानव अधिकार की बात तो हर एक राज्य के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके लिए जब कदम उठाने की बात होती है, ठीक है, तो उस पर काम करते हुए राज्य नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं आज भी क्या दिखाई देता है, आदर्शवादी विचार दिखाई देता है। ठीक है, अब देखें 9/11 के बाद आतंक के विरुद्ध युद्ध और मानव अधिकार। ठीक है, यानी कि 9/11 जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद विश्व में कैसे परिवर्तन हुए, ठीक है, मानवाधिकार पे क्या असर हुआ। ठीक है, 9/11 के बाद मानवाधिकार के विषय में नवीन चिंता अनेक गैर राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यक्त की जा रही है। इनके अनुसार आतंकवाद विरोधी
विधि के नाम पे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित किया जाए। 9/11 के बाद आतंकवाद का जो मुद्दा था, ठीक है, वो बड़े स्तर पे देखा गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया गया, लोगों के अंदर या संगठनों के अंदर ये भय उत्पन्न हो गया से आतंकवाद के नाम पे कहीं व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित ना कर दिया जाए। ठीक है, फिर अमेरिका व पश्चिमी देशों में भी नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया। ठीक है, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो पश्चिमी देश थे उनके जो नागरिक थे उनके भी स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया 9/11 के बाद। दूसरी ओर अमेरिका द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र प्रोत्साहन नीति को भी लेके अनेक विकासशील देश संशयग्रस्त थे, क्योंकि उन्हें भय था कि मानवाधिकार के नाम पे अनेक आंतरिक संघर्ष या आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यूएसए है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ऐसे जो विकासशील देश है उनमें मानवाधिकार का मुद्दा लेके हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, फिर अमेरिका द्वारा अनेक राज्यों को दुष्ट राज्य की श्रेणी में रखा गया और अनेक शासकों को सत्ता से हटाने का प्रयत्न करना यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए अस्तित्वकारी हो सकता है। ठीक है, अब देखो 9/11 के बाद, ठीक है, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पे एवं भारत के द्वारा कई कदम उठाए गए, जिसमें से जैसे कि वैश्विक स्तर पे देखिए 2002 में, ठीक है, ICC का गठन हुआ। ठीक है, यूएनए जो है उसके द्वारा प्रस्ताव संख्या पारित की गई। ठीक है, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, क्या देखने को मिला, जो NGO है उनका भी गठन हुआ मानवाधिकार के लिए। भारत में क्या हुआ, भारत में जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में फंडामेंटल राइट भी दिए गए हैं जो मानवाधिकार के व्यापक रूप के कुछ मुद्दों को समाहित करता है। ठीक है, फिर 2002 में 60 राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि ICC की स्थापना पर सहमति प्रदान की। 2006 में यूएनए ने मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। यूएनए द्वारा प्रस्ताव संख्या पारित की गई। वैश्विक नागरिक समाज द्वारा, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच जैसे NGO की स्थापना की गई, यानी कि वैश्विक स्तर पे मानवाधिकार के लिए या मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कई पहल किए गए। ठीक है, अब देखिए मानवाधिकार की प्रकृति। ठीक है, हम क्या देखेंगे, मानवाधिकार की प्रकृति से ये मानवाधिकार की प्रकृति सापेक्षित बनाम सार्वभौमिक और नकारात्मक बनाम सकारात्मक। ठीक है, हाँ, अब देखिए मानवाधिकार सापेक्षित बनाम सार्वभौमिक। मानवाधिकार मानव मात्र को प्राप्त अधिकार है, यानी कि मानवाधिकार क्या है, मानव मात्र को प्राप्त अधिकार है। इसकी प्रकृति जो होती है सार्वभौमिक होती है, यानी कि मानवाधिकार की प्रकृति क्या होती है, सार्वभौमिक। किंतु मानव होने का अभिप्राय भिन्न भिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और समुदाय को संस्कृति की भिन्नताओं को स्वीकार करना आवश्यक है। यानी कि हम मानव होने के नाते तो मतलब सभी को सार्वभौमिक रूप से मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए, लेकिन केवल हम मानव जो है वो अलग अलग संस्कृतियों में विभाजित है। ठीक है, तो इस कारण क्या है से मानवाधिकार सार्वभौमिक भी नहीं हो सकना चाहिए, भिन्नताओं को भी स्वीकारना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो यूएसए का समाज है, ठीक है, वो कैसा है, वो व्यक्तिवादी समाज है। ठीक है, व्यक्तिवादी समाज है। भारत का समाज कैसा है, भारत का समाज जो है वो ज़्यादातर समाजवादी दिखेगा। ठीक है, हाँ, वहीं पे जो इस्लामी राज्य जो है, ठीक है, इस्लामी राज्य वो ईश्वर प्रधान है। ठीक है, क्या है, ईश्वर प्रधान है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना, मतलब ये मतलब सार्वभौमिक के साथ साथ ये सापेक्षित भी नज़र आते हैं। ठीक है, सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षता के विवाद आरंभ से ही विद्यमान है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के घोषणा पत्र को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया। तो मानव के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि जब यूएनए के द्वारा मानवाधिकार के घोषणा पत्र को जारी किया गया तो ये मानव के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मतलब बड़ी उपलब्धि के रूप में नज़र आई। क्योंकि ये इसके द्वारा मानव के अधिकारों को, ठीक है, पहचान मिली। ठीक है, क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई, जो लेकिन व्यवहारिक रूप में ये वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए। लेकिन जब
इसके बाद क्या हुआ से एक विवाद उत्पन्न हुआ से मानव अधिकार क्या सार्वभौमिक हो सकता है या नहीं। जैसे कि इस्लामिक राज्यों की क्या आपत्ति थी, इस्लामिक राज्यों ने अधिकारों की सार्वभौमिकता पे सवाल उठा दिए। ठीक है, इनके अनुसार मानव अधिकार मूलतः पाश्चात्य संस्कृति और मूल्यों की विरासत है। यानी कि इस्लामिक राज्यों का क्या कहना था, जो मानव अधिकार है वो जो पाश्चात्य संस्कृति है, ठीक है, उनके जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि ये व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद, पंथ निरपेक्षता इनको बढ़ावा देते हैं। इनके और जबकि जो इस्लामिक राज्य हैं वो किनका समर्थन करते हैं, वो व्यक्ति के बजाय वो खुदा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता के बजाय वे धार्मिकता को स्वीकारते हैं तथा व्यक्ति के बजाय समुदाय को स्वीकारते हैं। इसलिए इस्लामिक राज्य ने मानवाधिकार के सार्वभौमिक रूप को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, फिर मानवाधिकार पर सोवियत संघ जो सोवियत संघ था, ठीक है, उन्होंने भी आपत्ति व्यक्त की। ठीक है, उनकी आपत्ति क्या थी, जो मानवाधिकार है, ठीक है, वो मानव अधिकार नहीं बल्कि संपत्ति साली या पूंजीपतियों की, ठीक है, अधिकार है। क्या है, पूंजीपतियों का अधिकार है। मानव अधिकार किसका है, व्यक्तियों का अधिकार नहीं है बल्कि यह पूंजीपतियों का अधिकार है, क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति को सिविल और राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवाद जो है वो आर्थिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए नागरिक मतलब नारीवादी जो थे उन्होंने भी मानव अधिकार के सार्वभौमिकता को अस्वीकार किया या उनको चुनौती दी। से जो नारीवादियों ने क्या कहा, से मानव अधिकार जो है सार्वभौमिक नहीं हो सकता, बल्कि क्योंकि जो मानव अधिकार है उसकी जो संकल्पनाएं हैं वो पिछसत्तात्मक है। क्या है, जो मानव अधिकार की संकल्पना क्या है, पिछसत्तात्मक है, क्योंकि सार्वभौमिक जीवन में भी, ठीक है, केवल पुरुषों को अधिकार है, महिलाओं को तो उनके निजी जीवन में भी अधिकार नहीं। यानी कि मानव अधिकार जो बात करता है सार्वभौमिक अधिकार की बात करता है, जिसमें पुरुष स्त्री सभी को शामिल किया जाता है। लेकिन जो हमारा समाज है वो तो पुरुष प्रधान है। ठीक है, उनको सार्वभौमिक जीवन में किनको अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों को दिए गए। जो नारी है उनको तो निजी जीवन में भी अधिकार नहीं है। यानी कि जो मानव अधिकार के जो सार्वभौमिक व्याख्या है, ठीक है, उसको चुनौती दी नारीवादियों के द्वारा। ठीक है, फिर है बहुल संस्कृतवादियों ने भी इसको बड़ी चुनौती दी। इनका मानना था कि समाज में अल्पसंख्यक समूह के अधिकार बहुसंख्यक समूहों के अधिकारों के से भिन्न है। यानी कि जो अल्पसंख्यक के अधिकार है वो बहुसंख्यक के अधिकारों से भिन्न है। इसलिए एक देश के अधिकार में विभेद मतलब एक देश के जो अधिकार है उसमें विभेद हो सकता है, तो पूरे विश्व के, ठीक है, अधिकारों में भी एक रूपता आए, ये व्यवहारिक कहीं से भी नज़र नहीं आता। ठीक है, अब देखिए ये अभी हमने देखा से जो मानव अधिकार की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो उसी में अब दूसरा पार्ट देखते हैं, नकारात्मक बनाम सकारात्मक अधिकार। ठीक है, हाँ, नकारात्मक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से है जिसके संरक्षण के लिए बाह्य हस्तक्षेप आवश्यक होता है। यानी कि नकारात्मक अधिकार क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है, बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। क्या मतलब, बाहर से कोई हस्तक्षेप न हो, जैसे कि व्यक्ति के निजी जीवन में, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और धार्मिक स्वतंत्रता में। ठीक है, ये जो अधिकार होते हैं ये नकारात्मक अधिकार होते हैं। ठीक है, इसमें बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, यानी कि बाह्य हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं नकारात्मक अधिकार। वहीं दूसरी ओर वे अधिकार जिसके संरक्षण के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है या राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकारा जाता है, उसको सकारात्मक अधिकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें श्रमिकों के अधिकार, कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, इसके लिए इसमें क्या होता है, सिर्फ श्रमिकों के अधिकार के लिए या कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि मतलब जो समाज में असमानताएं हैं उसको मतलब पाट सके। इसके लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता है। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है।